चंदनपुर गांव की सुबह किसी सिद्ध कवि की अधूरी कविता की तरह शुरू होती थी। सुंदर, शांत, लेकिन गहरे दर्द को समेटे हुए। जब पूरब के क्षितिज पर सूरज की पहली किरण अंगड़ाई लेती, तो वह गांव के पुराने बरगद के झुरमुटों से छनकर नीचे आती और कच्ची मिट्टी के रास्तों पर सुनहरी लकीरें खींच देती। गांव के मंदिर से आती शंख की ध्वनि हवा में मिलकर एक ऐसा जादुई वातावरण बनाती, लेकिन जो यहाँ रहता था वह जानता था, यह शांति भूख के ऊपर डाली गई चादर है। गांव की रूह यहाँ के लोगों की आपसी भाईचारे में थी, लेकिन उनकी साझा दुश्मन थी गरीबी। यहाँ धर्म भले अलग थे, पर चूल्हों का ठंडा पड़ना और बच्चों की फटी कमीजें एक जैसी थीं। रामू का घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर था, जहां आबादी खत्म होती थी। वह घर, जिसे घर कहना शायद ईंट पत्थर का अपमान होता, वह मिट्टी और फूस का एक ऐसा ढांचा था जो केवल रामू की उम्मीदों के सहारे टिका था। दीवारों पर चूने की सफेदी कई दशक पहले अपनी चमक खो चुकी थी, और अब वहां समय ने अपनी उंगलियों से गहरी दरारें उकेर दी थी। रामू सुबह 4 बजे ही उठ गया था। उसके लिए सुबह का मतलब उगता सूरज नहीं, बल्कि काम की तलाश की छटपटाहट थी। वह आंगन में एक छोटी सी लकड़ी के पीढ़े पर बैठा था। उसके सामने पत्थर का एक चपटा काला टुकड़ा रखा था। वह अपनी पुरानी बसूली को उस पर रगड़ रहा था। घिस घिस घिस, ये आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। रामू की उम्र मुश्किल से 35 वर्ष थी, लेकिन उसका शरीर 60 साल के बूढ़े जैसा थक चुका था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे उन रातों की गवाही देते थे जो उसने बिना सोए सिर्फ ये सोचकर बिताई थीं कि कल बच्चों को क्या खिलाएगा। गरीबी इंसान को केवल भूखा नहीं मारती, वो उसे समय से पहले बूढ़ा भी कर देती है। अचानक पत्थर से रगड़ खाते लोहे से एक तेज चिंगारी निकली। रामू के चेहरे पर एक क्षणिक चमक आई। उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे यह चिंगारी उसके आने वाले कल का संकेत हो। तभी अंदर से फूंकनी चलाने की आवाज आई। कमला, उसकी पत्नी, रसोई में धुएं से जंग लड़ रही थी। कमला खांसते हुए बाहर आई। उसकी आंखों में पानी भरा था, आधा धुएं के कारण और आधा उस खाली डब्बे के कारण जिसे वह अभी देख कर आई थी। उसने कहा, सुनिए, आज डब्बे के पेंदे में सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा है। मुन्ने और गुड़िया के लिए दोपहर की रोटी कैसे बनेगी? और कल स्कूल के मास्टर जी का आदमी आया था। वो कह रहा था कि 3 महीने की फीस जमा नहीं हुई तो बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। एक पिता के लिए इससे बड़ी हार क्या होगी कि वह अपने बच्चों की शिक्षा और भोजन के लिए तरस जाए। लेकिन उसने कमला के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत कमला, आज चौराहे पे कोई ना कोई बड़ा काम जरूर मिलेगा। सुना है शहर से कोई बड़े इंजीनियर साहब आए हैं, उन्हें बंगला बनवाना है। आज मैं हार मानकर नहीं लौटूंगा, आज किस्मत को झुकना ही होगा। रामू ने अपना पुराना कपड़ा का थैला कंधे पर डाला और चौराहे की ओर निकल पड़ा। रास्ते में रामू ने देखा कि गांव बदल रहा था, लेकिन रामू के लिए दुनिया अभी भी वही पुरानी थी। वही संघर्ष, वही तलाश। चंदनपुर का चौराहा केवल एक रास्ता नहीं था, वह गांव की राजनीति, अर्थव्यवस्था और मजदूरों के भाग्य का फैसला करने वाला मंच था। यहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में हर सुबह सैकड़ों मजदूर अपनी देह और हुनर की बोली लगाने के लिए खड़े होते थे। चौराहे पर पहुंचते ही उसे शामू दिखा। शामू और रामू एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही मिट्टी में खेले थे, लेकिन आज दोनों के बीच एक गहरी खाई थी। शामू की साइकिल नई थी, उसके हाथ में एक फोन था और उसने चमकदार सिंथेटिक शर्ट पहन रखी थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अरे ओ रामू भाई, फिर वही पुराना झोला और वही घिसी हुई बसूली। शामू ने उपहास किया। अबे, कब तक इस ईमानदारी और उसूलों की पूंछ पकड़े रहेगा? दुनिया बदल गई है भाई। अब काम करने का नहीं, काम दिखाने का जमाना है।
तू आज भी ईंट की मजबूती देखता है और लोग आज टाइल्स की चमक देखते हैं। दिखावे की बुनियाद कमजोर होती है शामू। मैं जो बनाता हूं उसे अपनी आत्मा का हिस्सा मानता हूं। अगर घर की दीवार कमजोर रही तो बनाने वाले की नीयत भी कमजोर मानी जाएगी। शामू जोर से ठहाका मारकर हंसा। उसके आसपास खड़े 3-4 चापलूस मजदूर भी हंसने लगे। आत्मा, क्या बात है। तेरी इस आत्मा ने तुझे आज तक दिया क्या? कल की बात सुन। मैंने शहर के खन्ना साहब का काम किया। पाइपलाइन बिछानी थी। मैंने ऊपर ऊपर से मिट्टी डाली, थोड़े जोड़ कच्चे छोड़ दिए। 2 घंटे में काम खत्म और जेब में 500 के कड़क नोट। खन्ना साहब भी खुश कि काम जल्दी हो गया, और तू होता तो 3 दिन तक खुदाई ही करता रहता। शामू, अगर वो पाइप कल फट गया और खन्ना साहब का पूरा घर पानी में डूब गया तो क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें चैन से सोने देगी? पैसे आने पर नींद बहुत अच्छी आती है रामू। तू अपनी ये किताबी बातें अपने पास रख। आज की दुनिया में स्मार्ट होना जरूरी है, ईमानदार नहीं। तभी दूर से धूल का एक गुबार उठा और एक कार चौराहे पर आकर रुकी। यह गांव के सबसे प्रभावशाली और रसूखदार व्यक्ति ठाकुर विक्रम सिंह की गाड़ी थी। ठाकुर साहब के पास अनाज के इतने बड़े गोदाम थे कि पूरे जिले का पेट भर सके, लेकिन उनकी छवि एक सख्त और कंजूस मालिक की थी। ठाकुर साहब जीप से नीचे उतरे। उनके कुर्ते की सफेदी और उनकी मूछों का ताव उनके रसूख को बयान कर रहा था। मुझे अपने मुख्य गोदाम की छत की मरम्मत करानी है। अगले हफ्ते से मॉनसून शुरू होने वाला है। मेरा हजारों क्विंटल अनाज वहां रखा है। जो इसे 3 दिन में पक्का कर देगा उसे मुंह मांगा दाम मिलेगा। है कोई? हुजूर, मैं करूंगा, लेकिन मुझे पहले ढांचा देखना होगा। अगर कड़ियां गल गई होंगी तो उन्हें बदले बिना छत टिकेगी नहीं। ठाकुर साहब के पास तकनीकी बातों के लिए समय नहीं था। मुझे भाषण नहीं चाहिए रामू, मुझे छत चाहिए जो पानी ना टपकाए। शामू ने मौका ताड़ा और रामू को धक्का देते हुए आगे आ गया। हुजूर, मैं हूं ना। रामू तो पुरानी बातें करता है। मैं ऊपर से एक नया विदेशी केमिकल और टीन की चादरें ऐसे बिछा दूंगा कि प्रलय भी आ जाए तो एक बूंद पानी नीचे नहीं जाएगा, और काम सिर्फ 2 दिन में पूरा। ठाकुर साहब को शामू की बात भा गई। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। ठीक है शामू, तुम कल से काम शुरू करो। और रामू, तुम बहुत बाल की खाल निकालते हो, इसलिए हमेशा पीछे रह जाते हो। जीप धूल उड़ाती चली गई। शामू ने रामू की तरफ एक विजयी और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान फेंकी। रामू वहीं खड़ा रह गया। उस दिन उसे कोई और काम नहीं मिला। उस शाम रामू के घर का माहौल भारी था। चूल्हा तो जला, लेकिन उस पर सिर्फ पानी उबल रहा था। कमला ने पड़ोस से थोड़ा सा गुड़ उधार मांग लिया था ताकि बच्चों को गुड़ का शरबत पिलाकर सुला सके। रामू आंगन में लेटा आसमान के तारों को देख रहा था। क्या सच में दुनिया सिर्फ शामू जैसे लोगों के लिए है? क्या ईमानदारी एक बोझ है? मुन्ना, उसका छोटा बेटा, पास आकर बैठ गया। बापू, क्या कल मेरे स्कूल के जूते आ जाएंगे? मास्टर जी कहते हैं कि बिना जूतों के असेंबली में खड़े नहीं होने देंगे। रामू के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने बस मुन्ने का सिर सहलाया। मुन्ना चला गया, लेकिन रामू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्या सोच रहे हैं? कमला ने पास आकर पूछा। उसके स्वर में अब गुस्सा नहीं बल्कि अगाध सहानुभूति थी। यही कमला, कि क्या मैं अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाऊंगा? कभी कभी लगता है कि मेरे उसूल मेरे परिवार के लिए जहर बन गए हैं। शामू सही कहता है, जमाना बदल गया है। सुनिए, जिस दिन आप झूठ बोलना और धोखा देना शुरू कर देंगे, उस दिन आप रामू नहीं रहेंगे। मुझे वो पति नहीं चाहिए जो रेशमी साड़ियाँ लाए, पर जिसकी आंखों में आंखें डालकर मैं बात ना कर सकूं। हम भूखे सो सकते हैं, पर गिरकर नहीं जी सकते। आपका हुनर ही आपकी असली पहचान है। कमला की इन बातों ने रामू के भीतर की बुझती हुई लौ को फिर से जला दिया। उसने तय किया कि वह अपना रास्ता नहीं बदलेगा, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो।
अगले दिन से गांव में एक अजीब सा विरोधाभास दिखने लगा। एक और शामू था जो ठाकुर साहब के गोदाम पर विकास का ढोल पीट रहा था। उसने शहर से घटिया दर्जे की टीन की चादरें और पुराना एक्सपायर हो चुका केमिकल मंगवाया था। उसने मजदूरों को हिदायत दी थी, अबे मसाला कम लगाओ, बस ऊपर से फिनिशिंग ऐसी दो कि साहब की आंखें चौंधिया जाएं। शामू ने इस काम से मिलने वाले पैसों से अपने लिए एक नई कलाई घड़ी खरीदी थी और शाम को ढाबे पर बैठकर लोगों को अपनी स्मार्टनेस के किस्से सुनाता था। दूसरी ओर रामू था। उसके पास कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन उसका हाथ खाली नहीं था। गांव की एक विधवा बुजुर्ग, जिसे सब दादी कहते थे, उनकी झोपड़ी की छत पिछले कई सालों से एक ओर झुक गई थी। दादी की कोई संतान नहीं थी और वह गांव वालों की दया पर जीवित थी। रामू ने देखा कि अगर इस मॉनसून में दादी की छत नहीं सुधारी गई तो वह उनके ऊपर ही गिर जाएगी। रामू अपनी बसूली और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसने कड़ी मेहनत करके सूखी लकड़ियां और बल्लियां काटी। वह खुद अपनी पीठ पर उन भारी लकड़ियों को ढोकर दादी के घर लाया। रामू ने दादी की छत को मिट्टी, फूस और नई लकड़ियों से ऐसा मजबूत बनाया जैसे वह किसी राजा का महल हो। उसने एक एक जोड़ को इतनी बारीकी से जोड़ा कि हवा का झोंका भी उसे हिला न सके। काम खत्म होने पर दादी ने अपनी फटी हुई पोटली से 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ निकालकर रामू को दिया। रामू के लिए वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। उस दिन रामू को जो आत्मिक संतोष मिला वह शामू की नई घड़ी की चमक से कहीं अधिक था। मॉनसून के आने की आहट हवाओं में घुल गई थी। बादल रोज आते और चले जाते, लेकिन उस दिन दोपहर को आसमान का मिजाज कुछ अलग ही था। चिड़ियां चिल्लाने लगी और मवेशी खूंटों से बंधे बंधे रंभाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज कुछ बड़ा होने वाला है। दोपहर के 3 बजते बजते आसमान स्याह काला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही रात उतर आई हो। फिर शुरू हुआ बादलों का गर्जन और बिजली का तांडव। बारिश ऐसी शुरू हुई जैसे आसमान ने कोई बांध तोड़ दिया हो। मूसलाधार शब्द भी उस बारिश के लिए छोटा था। रामू अपने घर के आंगन में खड़ा था। पानी की बौछारें उसके मिट्टी के घर की दीवारों को थपेड़े मार रही थी। उसे अपने घर की चिंता तो थी ही, लेकिन उसका मन बार बार ठाकुर साहब के उस विशाल गोदाम की ओर जा रहा था, जहां शामू ने लीपा पोती की थी। पूरी रात पानी गिरता रहा। चंदनपुर की गलियां नदियों में तब्दील हो गई थी। कई कच्चे घर ढह गए थे। रामू और कमला पूरी रात जागते रहे। घर के कोनों से टपकते पानी को बर्तनों में भरते रहे। लेकिन रामू की बनाई हुई दादी की छत पूरी तरह सुरक्षित थी। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी तो गांव के चौराहे पर चीख पुकार सुनाई दी। रामू दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जो मंजर उसने देखा उसने उसे हिला कर रख दिया। ठाकुर साहब के मुख्य गोदाम की विशाल छत का बीच का हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। हजारों क्विंटल अनाज, जो पूरे गांव का भंडार था, अब कीचड़ और मलबे के नीचे दबा था। शामू का वह विदेशी केमिकल और चमकदार टीन पानी के भार और हवा के दबाव को सह नहीं पाए। ठाकुर विक्रम सिंह वहां खड़े थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था। उनका लाखों का नुकसान हो चुका था। हरामखोर, तूने कहा था छत नहीं टपकेगी। देख, मेरा पूरा अनाज सड़ गया। तूने मुझे लूट लिया। हुजूर, वो बारिश बहुत तेज थी। मैंने तो सबसे अच्छा सामान लगाया था। सामान नहीं, तेरी नीयत खराब थी। मैंने सब देखा है। तूने पुरानी लकड़ियों पर सिर्फ पेंट किया था। उसी समय ठाकुर साहब की नजर भीड़ में पीछे खड़े रामू पर पड़ी। उन्हें याद आया कि कैसे इस आदमी ने उन्हें चेतावनी दी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने ईमानदारी की जगह चालाकी को चुना था। रामू, इधर आओ। ठाकुर साहब की आवाज में इस बार कड़क नहीं, बल्कि एक टूटी हुई उम्मीद थी। रामू धीरे धीरे आगे आया। रामू,
क्या तुम अब भी इसे ठीक कर सकते हो? क्या मेरा अनाज बचाया जा सकता है? हुजूर, जो अनाज भीग गया वो तो गया, लेकिन जो बचा है उसे बचाने के लिए हमें तुरंत एक स्थायी छत बनानी होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मुंह मांगा पैसा दूंगा। पैसा नहीं हुजूर, शर्त यह है कि काम मेरे तरीके से होगा। मैं कोई केमिकल या टीन नहीं लगाऊंगा। मैं पुरानी कड़ियों को जड़ से उखाड़ूंगा और नई मजबूत लकड़ियां और खपरेल लगाऊंगा। इसमें समय लगेगा और मेहनत भी। आज से तुम ही मेरे ठेकेदार हो। जैसा चाहो वैसा करो, बस मेरा भरोसा मत तोड़ना। रामू ने काम शुरू किया। उसने गांव के उन मजदूरों को साथ लिया जो वास्तव में मेहनती थे और जिन्हें शामू ने काम से निकलवा दिया था। रामू खुद छत की कड़ियों पर चढ़कर काम करता था। उसने एक एक ईंट की गुणवत्ता जांची, मिट्टी और चूने का ऐसा मिश्रण तैयार किया जो पत्थर की तरह कठोर हो जाए। काम के दौरान कई बार तेज बारिश हुई, लेकिन रामू ने तिरपाल लगाकर अनाज को सुरक्षित रखा। उसने 10 दिनों तक ठीक से नींद नहीं ली। कमला उसके लिए रोज दोपहर का खाना लेकर आती और उसकी आंखों में थकान के बावजूद एक अजीब सी चमक देखती। ये चमक एक कलाकार की थी, जिसे अपनी कला दिखाने का सही मंच मिल गया था। जब गोदाम बनकर तैयार हुआ तो वह पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा और मजबूत लग रहा था। ठाकुर साहब ने जब मुआयना किया तो वह दंग रह गए। रामू ने न केवल छत ठीक की थी, बल्कि गोदाम की दीवारों को भी ऐसा सहारा दिया था कि वह सदियों न हिल सके। अगली बार जब बारिश हुई तो ठाकुर साहब खुद गोदाम के अंदर कुर्सी डालकर बैठे। ऊपर प्रलय जैसा मंजर था, लेकिन अंदर की हवा शांत और सूखी थी। पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। उन्होंने रामू को बुलाया और सबके सामने कहा, रामू, मैंने हुनरमंद बहुत देखे, पर तुम जैसा ईमानदार इंसान नहीं देखा। आज से मेरे हर काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठाकुर साहब के गोदाम की मरम्मत ने रामू की किस्मत का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया था। गांव में अब चर्चा केवल अनाज के बचने की नहीं थी, बल्कि उस कारीगरी की थी जो रामू ने दिखाई थी। रामू के पास अब न केवल काम की कमी थी, बल्कि उसके पास एक साख थी। रामू ने अब अपना एक छोटा सा समूह बना लिया था। उसने गांव के उन युवाओं को इकट्ठा किया जो बेरोजगार थे और मेहनत करना चाहते थे। वह उन्हें केवल काम नहीं सिखाता था, बल्कि उन्हें ईमानदारी के गणित समझाता था। वह कहता, अगर तुम एक ईंट टेढ़ी लगाते हो तो वो केवल एक दीवार की गलती नहीं है, वो तुम्हारे चरित्र की दरार है। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां ईर्ष्या की परछाई भी लंबी होती है। शामू, जिसकी साख मिट्टी में मिल चुकी थी, अब रामू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा था। वो दिन भर ढाबे पर बैठा रहता और रामू के खिलाफ जहर उगलता। उसने शहर के एक भ्रष्ट ठेकेदार गजाधर से हाथ मिला लिया। गजाधर सरकारी सड़कों और स्कूलों के निर्माण में धांधली करने के लिए कुख्यात था। शामू ने उसे रामू के बारे में बताया। साहब, ये रामू बहुत सीधा बनता है। अगर ये हमारे रास्ते में आ गया तो हमें पुरानी दरों पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये लोगों को जागरूक कर रहा है। ईमानदारी की उम्र बहुत छोटी होती है शामू। हम उसे ऐसे दलदल में फंसाएंगे कि वो अपनी वसूली भूल जाएगा। गांव में नए सरकारी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का टेंडर निकला। ये चंदनपुर के इतिहास का सबसे बड़ा निर्माण कार्य था। ठाकुर साहब और गांव के सरपंच ने जोर दिया कि ये काम रामू को ही मिलना चाहिए। रामू के लिए ये एक बड़ा सपना था, अपने गांव के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाना जिसकी छत कभी ना टपके। लेकिन गजाधर ने अपनी ऊंची पहुंच और पैसों के बल पर अड़ंगे डालने शुरू कर दिए। उसने कागजों में हेरफेर की और रामू को अनुभवहीन घोषित करने की कोशिश की। मामला जिला मुख्यालय तक पहुंचा। वहां के कलेक्टर एक सख्त और ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने दोनों पक्षों को बुलाया। गजाधर ने अपनी फाइल में चमकदार नक्शे और झूठे प्रमाण पत्र लगाए थे। जब रामू की बारी आई तो उसके पास कोई फाइल नहीं थी, बस उसके खुरदरे हाथ और उसके द्वारा किए गए पिछले कामों के गवाह थे। कलेक्टर साहब ने स्वयं गांव आकर मुआयना करने का फैसला किया।
उन्होंने ठाकुर साहब का गोदाम देखा और फिर उस विधवा दादी की झोपड़ी देखी जिसे रामू ने मुफ्त में बनाया था। कलेक्टर साहब दंग रह गए। दादी की झोपड़ी की फिनिशिंग किसी महल से कम नहीं थी। उन्होंने फैसला सुनाया, काम रामू को मिलेगा, क्योंकि निर्माण केवल ईंटों से नहीं, नियत से होता है। ये रामू की नहीं बल्कि सत्य की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि गजाधर और शामू ने स्कूल की नींव में जहर घोलने की योजना बनाई। स्कूल का काम शुरू हुआ। रामू दिन रात वहीं रहता था। लेकिन एक रात जब वह घर लौटा, शामू और गजाधर के आदमियों ने गोदाम से अच्छी क्वालिटी का सीमेंट हटाकर उसकी जगह नकली सीमेंट की बोरियां रख दी। उनका मकसद था कि जब लिंटर डाला जाए तो वह कमजोर रहे और गिर जाए, जिससे रामू का नाम बदनाम हो जाए। अगली सुबह रामू काम पर पहुंचा। उसने मसाला बनाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने सीमेंट की बोरी खोली, उसके अनुभवी हाथों ने कुछ महसूस किया। उस सीमेंट का रंग और सरसराहट सामान्य नहीं थी। रामू ने तुरंत काम रुकवा दिया। ये सीमेंट नकली है। वहां मौजूद मुंशी, जो गजाधर से मिला हुआ था, बोला, अरे रामू भाई, क्या वहम कर रहे हो? काम शुरू करो, देरी हो रही है। रामू समझ गया कि यह उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। उसने तुरंत सरपंच और पुलिस को सूचना दी। जब जांच हुई तो वह ट्रक पकड़ा गया जिसमें नकली सीमेंट सप्लाई किया जा रहा था। ड्राइवर ने डर के मारे गजाधर और शामू का नाम उगल दिया। पुलिस ने गजाधर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शामू गांव से फरार हो गया। अब रामू केवल चंदनपुर का रामू नहीं था, वो रामू ठेकेदार बन चुका था। उसके पास अब अपनी एक छोटी सी कंपनी थी, सत्यमेव कंस्ट्रक्शंस। उसने अपने गांव के 50 से अधिक मजदूरों को स्थायी रोजगार दिया। उसका घर अब गांव के सबसे सुंदर घरों में से एक था। मुन्ने और गुड़िया अब केवल स्कूल नहीं जा रहे थे, बल्कि वे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने का सपना देख रहे थे। कमला अब समाज की उन महिलाओं का नेतृत्व करती थी जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन रामू में एक चीज नहीं बदली थी, उसका स्वभाव। वह आज भी रोज सुबह अपनी उसी पुरानी वसूली को धार लगाता था। वह कहता, ये वसूली मुझे याद दिलाती है कि मैं कहां से आया हूं। एक शाम जब वह स्कूल के उद्घाटन समारोह से लौट रहा था, उसने गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक फटेहाल आदमी को देखा। वह आदमी खांस रहा था और धूल में लिपटा था। करीब जाने पर रामू के होश उड़ गए। वह शामू था। शामू की हालत बहुत दयनीय थी। पुलिस से बचने के लिए वह महीनों दर दर भटकता रहा और अब बीमार होकर वापस लौटा था। उसे देखकर रामू को गुस्सा नहीं बल्कि दया आई। श्यामू, रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं उस चमक के पीछे भाग रहा था जो नकली थी। आज मेरे पास न घर है, न इज्जत, न सेहत। इंसान का चरित्र धूप में तपकर ही कुंदन बनता है श्यामू। तुमने गलत रास्ता चुना, लेकिन अगर आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो रास्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रामू शामू को अपने घर ले आया। उसने उसका इलाज कराया और उसे फिर से खड़ा होने में मदद की। उसने शामू को जेल नहीं भिजवाया, बल्कि उसे एक ऐसी सजा दी जो सबसे कठिन थी, मेहनत और ईमानदारी से जीने की सजा। उसने शामू को अपनी साइट पर एक साधारण मजदूर के रूप में काम पर रखा। रामू के रिटायरमेंट के दिन गांव वालों ने उसकी एक प्रतिमा स्कूल के सामने लगाने का प्रस्ताव रखा। रामू ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उसने कहा, मेरी प्रतिमा की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे याद रखना चाहते हैं तो बस इतना वादा कीजिए कि इस गांव की नींव में कभी धोखे का सीमेंट नहीं मिलाया जाएगा। चंदनपुर की उन फिजाओं में आज भी वो खिस 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 की आवाज गूंजती है, जो अब संघर्ष की नहीं बल्कि एक गर्वित विजय की ध्वनि है। एक ऐसी विजय जो साबित करती है कि मेहनत का पसीना जब ईमानदारी की मिट्टी में मिलता है तो वो सफलता का ऐसा वृक्ष पैदा करता है जिसकी छाया कभी खत्म नहीं होती।